दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी में जहां सच्चाई और ताकत के बीच की जंग देश की सबसे ताकतवर कुर्सियों को हिला देती है। यह कहानी है एक निडर महिला आईपीएस अफसर की, जिसने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। जहां एक भ्रष्ट मंत्री के राज में हर सिस्टम बिक चुका था, वहीं कुछ अफसर ऐसे भी थे जो अब भी अपने वर्दी की शपथ को निभा रहे थे। सीबीआई, आईएएस और पुलिस, तीनों का संघर्ष एक महिला की इज्जत और इंसाफ के लिए। एक रहस्य जो पूरे सिस्टम को उजागर कर देता है और एक अंत जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पेश है न्याय की लड़ाई, एक महिला आईपीएस की हुंकार। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आज भी सच की कोई कीमत बची है? उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले शिवगंज में तैनात एक निडर महिला आईपीएस अफसर आर्या सिंह को एक दिन एक अनजानी कॉल मिलती है, जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। कॉल करने वाला शख्स बताता है कि अगर आर्या ने अब तुरंत कदम नहीं उठाया तो एक निर्दोष लड़की की लाश मिलने वाली है और उसकी जिंदगी से जुड़ा सबूत राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री देवकी नंदन के बंगले में छुपा हुआ है। इस कॉल को लेकर आर्या कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन साथ ही उसे यह भी डर है कि अगर वह इस बात को तवज्जो देती है तो वह खुद सत्ता के राडार पर आ सकती है। मंत्री देवकी नंदन के खिलाफ कोई भी कदम उठाना, खासकर एक महिला अफसर का, राज्य में किसी बड़े खतरे को जन्म दे सकता था। लेकिन आर्या का न्याय के प्रति विश्वास उसे हार मानने नहीं देता। आर्या को जल्द ही पता चलता है कि यह केवल एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि राज्य में चल रहे एक मानव तस्करी के रैकेट से जुड़ा है, जिसमें मंत्री और कुछ ताकतवर पुलिस अधिकारी शामिल हैं। आर्या की जिज्ञासा बढ़ती है और वह मामले की तह तक जाने का फैसला करती है। इस बीच उसे उसकी मदद के लिए दिल्ली से आई सीबीआई अफसर समीरा कुरैशी मिलती है, जो पहले तो आर्या को संकोच से देखती है, लेकिन जल्द ही दोनों मिलकर मंत्री के खिलाफ सबूत जुटाने की योजना बनाती हैं। साथ ही आर्या का सीनियर ईआस अधिकारी वरुण मेहता, जो पहले इस मामले से खुद को दूर रखना चाहता था, अब अचानक आर्या को खुलकर चेतावनी देता है कि यह उसके लिए बहुत बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि आर्या का साहस और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता उसे डरने नहीं देती और वह आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। लेकिन अब उसके सामने सच्चाई का एक और बड़ा पहलू खुलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हाँ, हमारी चैनल एसके स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। आईपीएस आर्या सिंह और सीबीआई अफसर समीरा कुरैशी अब इस केस में पूरी तरह कूद चुकी थीं और उनकी पहली प्राथमिकता थी सबूत इकट्ठा करना। लेकिन वो जानते थे कि बिना मजबूत सबूतों के मंत्री देवकी नंदन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। आर्या ने अपनी पूरी टीम को बेहद गोपनीय तरीके से लगाया। हर कॉल, हर कैमरे की फुटेज और बंगले के आसपास के सीसीटीवी रूट्स को ट्रेस किया जाने लगा। तभी एक पुरानी केस फाइल हाथ लगती है, जिसमें 1 साल पहले लापता हुई 3 लड़कियों का जिक्र होता है और उनमें से एक लड़की का मोबाइल लोकेशन आखिरी बार मंत्री के फार्म हाउस के पास दिखा था। समीरा ने अपने दिल्ली नेटवर्क का इस्तेमाल कर फोरेंसिक लैब से उस फार्म हाउस की कुछ जमीन के नमूने मंगवाए, जहां खुदाई करने पर एक पुरानी काली डायरी मिली, जिसमें केवल नाम और तारीखें दर्ज थीं। किसी को नहीं पता था कि ये नाम क्या दर्शाते हैं, लेकिन आर्या को यकीन था कि ये लापता लड़कियों की डिटेल्स हैं। वहीं दूसरी ओर आईएएस वरुण मेहता बार बार आर्या को केस से हटाने की कोशिश करता है, कभी आदेशों के जरिए, कभी भावनात्मक दबाव बनाकर। लेकिन जब आर्या ने उससे साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी, तो वरुण के चेहरे पर कुछ ऐसा भाव आया जैसे वो खुद किसी गहरे जाल में फंसा हुआ हो। उसी रात एक लड़की जिसका नाम प्रिया था और जो एक एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे महिला पुनर्वास केंद्र में रह रही थी, चुपके से आर्या के घर पहुंचती है और कहती है, मैं सब जानती हूं, मैं वहां थी, मंत्री के फार्म हाउस में, लेकिन मैं भाग निकली। प्रिया की आंखों में डर और उसकी आवाज में कांपती सच्चाई थी। आर्या और समीरा उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं और एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हैं, जिसमें प्रिया बताती है कि कैसे लड़कियों को पहले एनजीओ के बहाने बचाया जाता था, फिर मंत्री और उसके लोग उन्हें अपने फार्म हाउस ले जाते थे, जहां से वे कभी वापस नहीं आती थीं। इस वीडियो को देखकर समीरा कांप उठती है
क्योंकि उसमें एनजीओ प्रमुख माया ठाकुर का नाम आता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर पूरे देश में पुरस्कार ले चुकी थी। अब मामला और भी गहरा हो गया था। यह केवल एक भ्रष्ट मंत्री का केस नहीं था, बल्कि एक पूरा संगठित रैकेट था, जो सिस्टम की जड़ में बैठा हुआ था। आर्या को पता चलने लगता है कि असली खतरा सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि उसकी परछाई में खड़े वो चेहरे हैं जो सरकारी पदों पर बैठकर अपराध को पाल रहे हैं। और अब ये जंग सच्चाई बनाम सत्ता की नहीं, बल्कि इंसानियत बनाम हैवानियत की हो चुकी। प्रिया की गवाही मिलते ही आईपीएस आर्या सिंह और सीबीआई अफसर समीरा कुरैशी को पहली बार लगा कि उनके पास वो धागा आ गया है जो पूरे रैकेट की परतें खोल सकता है। लेकिन वो दोनों जानती थीं कि अब समय बहुत कम है, क्योंकि जैसे ही मंत्री देवकी नंदन को इस गवाही की भनक लगेगी, प्रिया की जान सबसे पहले खतरे में होगी। इसलिए उन्होंने प्रिया को शहर के बाहरी इलाके में एक सुरक्षित गेस्ट हाउस में रखा, जहां केवल 3 लोगों को उसके ठिकाने की जानकारी थी, आर्या, समीरा और आईएएस वरुण मेहता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह आर्या को फोन आता है, मैडम, एक लाश मिली है शिवगंगा झील में, एक लड़की की। और जब आर्या दौड़ती हुई मौके पर पहुंचती है, तो वहां वही प्रिया थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो मरते वक्त भी कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। यह केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक सीधा संदेश था, हम देख रहे हैं और तुम्हारे अगले कदम पर मौत खड़ी है। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा उससे भी ज्यादा। और समीरा के चेहरे पर अब दर्द नहीं, बल्कि बदला साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन शाम को एक मीटिंग होती है, जिसमें समीरा, आर्या और वरुण तीनों मौजूद होते हैं। आर्या वरुण पर शक करती है, क्योंकि प्रिया के ठिकाने की जानकारी उन्हीं तीनों को थी। वरुण पहले चुप रहता है, फिर गुस्से से बोल पड़ता है, तुम क्या समझती हो मैं खुश हूं? मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूं जिसे मैंने कभी बचाने की कसम खाई थी, लेकिन आज मैं ही उसकी गुलामी कर रहा हूं। मैं मजबूर हूं। उसके इस इमोशनल फूटने से समीरा को लगता है कि शायद वरुण को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगली ही सुबह आर्या की टीम को एक अहम फुटेज मिलता है। रात के समय गेस्ट हाउस के आसपास एक गाड़ी घूम रही थी, जो मंत्रालय की गाड़ियों के नंबर सीरीज में थी। अब शक और पक्का हो चुका था, इस साजिश में कोई बड़ा मंत्रालयीय अधिकारी भी शामिल है। इसी बीच एक और नया चेहरा कहानी में आता है, बबलू, जो आईएएस वरुण का ड्राइवर है और पिछले 6 सालों से उसे बेहद करीब से जानता है। एक रात जब आर्या अकेले में बबलू से पूछताछ करती है, तो वो कहता है, मैडम, मुझे सब पता है, लेकिन मैं अब तक डरता रहा, पर अब जो हुआ वो सहन नहीं होता। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एक एक नाम। और यहीं से शुरू होती है कहानी का असली टर्न, क्योंकि अब उनके पास है वो आदमी जो उस बंगले के अंदर गया, सब देखा, सुना और अब बोलने को तैयार है। लेकिन क्या बबलू सचमुच मदद करेगा, या वो खुद एक शातिर मोहरा है? ये तय करेगा कहानी का अगला मोड़, क्योंकि अब सामने आने वाला है मंत्री देवकी नंदन का असली चेहरा, जो केवल एक नेता नहीं, बल्कि सत्ता की सबसे काली ताकत का प्रतीक है। आईपीएस आर्या सिंह और सीबीआई अफसर समीरा कुरैशी को अब पहली बार ऐसा लगा कि वो इस मामले में सचमुच आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके पास बबलू जैसा चश्मदीद गवाह था, जिसने मंत्री देवकी नंदन के फार्म हाउस की असलियत अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन इस बार वो कोई भी कदम बिना तैयारी के नहीं उठाना चाहते थे। समीरा ने बबलू को सीबीआई की गोपनीय सुरक्षा में रखा और उससे हर एक दिन की जानकारी ली। उसने बताया कि फार्म हाउस के पीछे एक गुप्त तहखाना है, जहां केवल मंत्री के सबसे खास लोग ही जानकारी ली सकते हैं, और वहां हर महीने विशेष मेहमान आते हैं, जिनके लिए लड़कियां लाई जाती हैं, कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, और किसी की एंट्री तब तक नहीं होती जब तक सफेद गाड़ी में आया आदमी वापस न लौट जाए। बबलू ने बताया कि एक बार उसने गलती से उस तहखाने का दरवाजा आधा खुला देख लिया था, और जो देखा था वो उसकी नींदों का दुश्मन बन गया। लड़कियां जंजीरों में बंधी थीं, कुछ की आंखों पर पट्टियां बंधी थीं, और कुछ चीखने की भी हालत में नहीं थी। बबलू के ये खुलासे सुनकर आर्या का खून खौल उठा, लेकिन समीरा ने उसे रोका और कहा, अब अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम हार जाएंगे। हमें छापे से पहले पुख्ता सबूत, कैमरे और लाइव रिकॉर्डिंग चाहिए, जिससे कोई भी मंत्री बच ना सके। इसी प्लान के तहत दोनों ने फार्म हाउस के पास एक स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई, जिसमें ड्रोन कैमरे, थर्मल इमेजिंग और रिमोट रिकॉर्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल होना था। और इस ऑपरेशन का नेतृत्व करेंगे आईएएस वरुण मेहता, जो अब धीरे धीरे अपनी अंतरात्मा की सुनने लगे थे और खुद इस रैकेट को खत्म करने के लिए तैयार थे। इसी बीच आर्या को दिल्ली से सूचना मिलती है कि एक एनजीओ प्रमुख माया ठाकुर, जो इस केस में मंत्री की पार्टनर है, अगले हफ्ते फार्म हाउस आ रही है किसी विशेष मीटिंग के लिए। यह सुनकर समीरा तुरंत कहती है, बस यही मौका है, इसी दिन सब कुछ एक्सपोज करना है। दूसरी ओर मंत्री देवकी नंदन को किसी सूत्र से खबर मिल जाती है कि सीबीआई
उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही है और वह अपने पुराने संपर्क गृह सचिव चौबे जी से मिलता है, जो उसे भरोसा देता है। मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, ये सब हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि अब जो लड़ाई सामने है वो सिस्टम के भीतर से उठी वो आग है जो सब कुछ भस्म कर सकती है। जैसे ही ऑपरेशन की रात करीब आती है, पूरे फार्म हाउस के आसपास सीबीआई की गुप्त टीम तैनात होती है। ड्रोन हवा में मंडरा रहा होता है और आईएएस वरुण अंदर की लोकेशन ट्रांसफर कर रहा होता है। लेकिन अचानक सिग्नल गायब हो जाता है। सब डर जाते हैं। क्या ऑपरेशन फेल हो गया या किसी ने भेद खोल दिया? अंधेरे में एक गाड़ी तेजी से फार्म हाउस की तरफ बढ़ती है और वहीं रुकती है। गाड़ी से उतरती है एक लड़की। जैसे ही गाड़ी से उतरती वह लड़की फार्म हाउस के गेट की ओर बढ़ती है। ड्रोन कैमरे की लाइव फीड देखकर आईपीएस आर्या सिंह और सीबीआई अफसर समीरा कुरैशी के चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ उभर आता है, क्योंकि सामने खड़ी लड़की हूबहू प्रिया जैसी लग रही थी। वही चेहरे की बनावट, वही चाल और वही मासूम लेकिन डरी हुई आंखें। जबकि कुछ ही दिन पहले प्रिया की लाश मिली थी और उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका था। समीरा तुरंत रिकॉर्डिंग रोकने को कहती है और बबलू से पूछती है, क्या ये वही प्रिया है? बबलू कांपते हुए कहता है, नहीं मैडम, वो प्रिया नहीं है। ये उसकी जुड़वां बहन रिया है, जो पहले से गायब थी और शायद अब जिंदा है। ये रहस्य अब एक और गहरी परत खोल देता है, क्योंकि आर्या को पता चलता है कि मंत्री और एनजीओ प्रमुख माया ठाकुर का रैकेट जुड़वां बहनों पर ध्यान देता था। एक को मारकर डर फैलाया जाता था और दूसरी को संपत्ति बनाकर बेचा जाता था। समीरा तुरंत अपनी टीम को अलर्ट करती है और फार्म हाउस के चारों ओर तैनात सीबीआई टीम को स्लीपिंग मोड से एक्टिव मोड में ले आती है। रिया अंदर जाती है और एक कमरे में ले जाई जाती है, जहां सफेद कुर्ते में बैठा मंत्री देवकी नंदन, माया ठाकुर और दो अनजान विदेशी मेहमान पहले से मौजूद होते हैं। मंत्री मुस्कुराकर कहता है, आज की स्पेशल डिलीवरी बहुत ही कीमती। और तभी कमरे में वाइन परोसने वाला बटलर अचानक अपनी जैकेट खोलता है और अंदर से निकलता है कैमरा, जो सब कुछ लाइव सीबीआई कंट्रोल रूम को भेज रहा होता है। समीरा खुशी से कहती है, हमें मिल गया वो पल जिसका हमें इंतजार था। लेकिन तभी बिजली चली जाती है, कैमरे ब्लैक हो जाते हैं और रिया की चीखें सुनाई देती हैं, बचाओ। आर्या और समीरा तुरंत एचईपी यादव की टीम को लेकर फार्म हाउस की ओर दौड़ती हैं। फार्म हाउस के गेट पर तैनात निजी गार्ड्स अचानक बंदूकें तान देते हैं। लेकिन तभी आईएएस वरुण अपनी सरकारी गाड़ी से निकलता है और कहता है, हट जाओ, ये रेड है। इस घोषणा के साथ फार्म हाउस के अंदर की चीखें, भागती आवाजें, गोलियों की आवाज और जलते सबूतों की गंध सब मिलकर एक भयंकर सीन बना देते हैं। टीम अंदर पहुंचती है तो मंत्री वहां नहीं होता। बस कमरे में जलते कागज, टूटे कैमरे और एक खुला तहखाना नजर आता है। तहखाने में उतरते ही आर्या और समीरा को वो सच्चाई मिलती है जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगी। लोहे की सलाखों के पीछे दर्जनों लड़कियां बेहोश, घायल और घबराई हुई हालत में थीं और उनके पास बैठी रिया, जिसे इंजेक्शन दिया जा चुका था, लेकिन उसने जाते जाते सब कुछ कैमरे में कह दिया था। समीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह खुद को समेटते हुए कहती है, अब बच के नहीं जाएगा। मगर असली झटका तो तब लगता है जब बबलू भागता हुआ आता है और चिल्लाता है, मंत्री भाग गया। और उसे बाहर तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि गृह सचिव चौबे जी थे, जिन्होंने उसे हेलीकॉप्टर से निकलवा दिया। अब यह लड़ाई केवल एक रेड की नहीं, बल्कि एक सिस्टम के भीतर छुपे सिस्टम की जंग बन चुकी थी और आर्या समीरा के सामने अब था देश का सबसे ताकतवर और कुटिल दुश्मन। जैसे ही गृह सचिव चौबे जी के हेलीकॉप्टर से मंत्री देवकी नंदन के भागने की पुष्टि होती है, आईपीएस आर्या सिंह और सीबीआई अफसर समीरा कुरैशी के चेहरों पर आक्रोश की आग भड़क उठती है। उन्हें समझ आ चुका था कि इस रैकेट की जड़ें सिर्फ मंत्री तक सीमित नहीं, बल्कि वो व्यवस्था के सबसे ऊंचे गलियारों में फैली हैं, जहां से न सिर्फ अपराध पैदा होता है, बल्कि वो कानूनी सुरक्षा भी पाता है। समीरा तुरंत हेडक्वार्टर में कोड रेड अलर्ट जारी करती है और गृह सचिव को संदिग्ध सूची में डालने का प्रस्ताव तैयार करवाती है। वहीं दूसरी ओर आर्या फार्म हाउस में मिली लड़कियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद लेती है। लेकिन हर जगह एक अजीब सी उदासी और घुटन पसरी हुई थी, मानो किसी ने पूरे शहर के ऊपर एक स्याह चादर फैला दी हो। मीडिया को खबर लग चुकी थी और चैनलों पर मानव तस्करी रैकेट में मंत्री शामिल, सीबीआई और आईपीएस अफसर की बड़ी कार्रवाई, आईएएस वरुण मेहता की बहादुरी जैसे हेडलाइंस चलने लगे थे। लेकिन इसी बीच मंत्री की फरारी पूरे मिशन पर धब्बा बन चुकी थी। उसी रात समीरा और आर्या एक गुप्त बैठक बुलाते हैं, जिसमें आईएएस वरुण, एचईपी यादव और बबलू भी शामिल होते हैं। और वहीं बबलू एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है,
मैडम, मंत्री के साथ जो आदमी फार्म हाउस में अक्सर आता था, वो सिर्फ अधिकारी नहीं, वो विदेश में बैठा एक बड़ा डॉन है और उसकी फंडिंग दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता के जरिए होती है। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है और समीरा कहती है, इस केस को अब हम नहीं रोक सकते। अब यह इंटरनेशनल रैकेट का केस है और इसका सिर काटने के लिए हमें सबसे ऊपर जाना होगा। अगले दिन गृह मंत्रालय में आर्या को बुलाया जाता है, जहां उसे वरिष्ठ अफसर दबाव देते हैं कि वो केस से हट जाए, लेकिन वह एक ही जवाब देती है, अगर मैं पीछे हटी तो फिर इस वर्दी का कोई मतलब नहीं बचेगा। समीरा भी दिल्ली लौटते समय कोर्ट में एक याचिका डालती है, जिसमें गृह सचिव चौबे जी को अंडर स्कैन रखने की मांग होती है। लेकिन तभी दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विस्फोट होता है और सीधा निशाना होता है सीबीआई अफसर समीरा कुरैशी की गाड़ी। धुएं और जलते शीशों के बीच गूंजती है एक चीख, सामीरा मैडम। आर्या दौड़ते हुए वहां पहुंचती है, लेकिन सिर्फ जली हुई फाइलें और एक खून से सनी सीबीआई की नेम प्लेट जमीन पर पड़ी होती है। अब यह केस व्यक्तिगत हो चुका है, बदले की आग और सत्ता के सीने पर आखिरी बार। सीबीआई अफसर समीरा कुरैशी की कार में हुए धमाके के बाद जैसे पूरा देश सन्न रह गया, वहीं आईपीएस आर्या सिंह की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चुप्पी थी जो अब तूफान से पहले की शांति बन चुकी थी। समीरा की मौत ने सिर्फ एक अफसर को नहीं छीना था, बल्कि आर्या से उसकी सबसे बड़ी सहयोगी और सच्चाई की साझेदार को छीन लिया था। आर्या ने उस राख में गिरी हुई सीबीआई की नेम प्लेट उठाई और उसी पल कसम खा ली कि अब यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि इंसाफ की होगी, चाहे उसे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। पूरे सिस्टम में हड़कंप मच चुका था। मीडिया का दबाव, जनता का गुस्सा और विपक्ष की उंगलियां सरकार की ओर उठ चुकी थीं। लेकिन मंत्री देवकीनंदन और गृह सचिव चौबे जी अब भी कानून की पकड़ से बाहर थे। आर्या ने अब केस को एक सीक्रेट ऑपरेशन का रूप दिया, जिसमें आईएएस वरुण मेहता और एसीपी यादव की भरोसेमंद टीम शामिल थी, और बबलू अब उसका सबसे अहम मोहरा बन चुका था, जो मंत्री की लोकेशन ट्रेस करने में मदद कर सकता था। इसी बीच समीरा की मौत से पहले भेजा गया एक वॉइस मेल आर्या के मोबाइल पर एक्टिवेट होता है, जिसमें समीरा ने कहा था, अगर मैं ना रही तो जान लो, देवकीनंदन के पीछे जो असली चेहरा है वो है गृह सचिव चौबे जी। उसके पास मंत्री का पासपोर्ट, फंडिंग रूट्स और इंटरनेशनल लिंक के सारे दस्तावेज एक पेन ड्राइव में हैं, जो वो लखनऊ के अपने फार्म हाउस में छुपा कर बैठा है। अगर वो मिल गई तो सारा सिस्टम नंगा हो जाएगा। यही आर्या के लिए सबसे बड़ा हथियार था, और उसी रात वो अपनी टीम के साथ बिना किसी अनुमति के चौबे जी के फार्म हाउस पर छापा मारती है। छुपकर घुसी टीम को एक सुरंग मिलती है, जो फार्म हाउस के बेसमेंट से शुरू होकर बंकरनुमा कमरे में खत्म होती है, जहां बंद तिजोरी में एक फाइल, पासपोर्ट्स, डॉलर की गड्डियां और वो पेन ड्राइव मिलती है, जिसके मिलते ही जैसे समीरा की आत्मा कहती है, अब अधूरा सच पूरा हो चुका है। लेकिन तभी वायरलेस में एक सिग्नल मिलता है। मंत्री नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने वाला है, उसके साथ चौबे भी है। दोनों एक शव में हैं और दोनों के पास फेक आईडीज हैं। आर्या बिना समय गंवाए हेलीकॉप्टर में सवार होती है और बॉर्डर की ओर उड़ती है। वहीं दूसरी ओर आईएएस वरुण अपने हाई कॉन्टैक्ट से एयर स्पेस लॉक करवाता है, जिससे कोई उड़ान बॉर्डर पार न कर सके। आखिरकार मंत्री की गाड़ी बॉर्डर पोस्ट पर रुकती है। सामने से आर्या उतरती है, आंखों में गुस्सा, हाथ में वारंट और समीरा की पेन ड्राइव। मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है, कानून का क्या करोगी आर्या, ये सब फिर मिट जाएगा। और जवाब में आर्या उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, अब तुझे मिटने नहीं दूंगी, तुझे जलता हुआ दिखाऊंगी, कानून के उसी नाम से जिससे तू खेलता था। उसी जगह लाइव मीडिया कवरेज चालू होती है, सबूत दिखाए जाते हैं और मंत्री चौबे दोनों को हथकड़ी लगाई जाती है, और पहली बार पूरा देश तालियां नहीं बल्कि सिसकियां और सुकून की सांस लेता है। आईपीएस आर्या सिंह के नेतृत्व में जब मंत्री देवकीनंदन और गृह सचिव चौबे जी को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, तब पूरे देश की नजरें अदालत पर टिक गईं। यह केवल एक केस नहीं था, बल्कि सिस्टम की सबसे गंदी परतों को उजागर करने वाला मुकदमा था, जिसमें राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का गठजोड़ पहली बार बेनकाब हुआ था। अदालत में सबूतों की पेनड्राइव, बबलू की गवाही, बचाई गई लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट्स और माया ठाकुर के एनजीओ से मिले वित्तीय लेन देन की डिटेल्स पेश की गईं, जिससे केस इतना पुख्ता बन चुका था कि बचाव पक्ष के वकील भी बार बार तारीख मांगने लगे। वही जज जो पहले मंत्री को देखकर उठते थे, अब उसी मंत्री को कटघरे में देखकर कहते हैं, इस न्यायालय में आपकी हैसियत अब केवल एक आरोपी की है, न कि मंत्री की। हर पेशी पर मीडिया का जमावड़ा, पीड़ित परिवारों की आंखों में उम्मीद और आर्या की वर्दी में एक नई गरिमा देखी जाती थी। लेकिन इस लड़ाई का असली मोड़ तब आता है
जब केस के दौरान एक अनजान चश्मदीद अदालत में पहुंचता है। वह था एक पूर्व सरकारी अनुवादक, जिसने मंत्री की विदेशों से की गई डील्स के सारे पेपर्स टाइप किए थे। और अब वो खुद सामने आकर बयान देता है कि कैसे मंत्री लड़कियों को खाड़ी देशों में भेजने का रैकेट चलाता था और इसके बदले हर लड़की पर लाखों रुपए मिलते थे। अदालत में बैठे लोग कांप जाते हैं, जज भी स्तब्ध होते हैं और मंत्री की मुस्कान पहली बार डर में बदलती है। उसी सुनवाई में आर्या की गवाही होती है। वो कटघरे में खड़ी होकर समीरा कुरैशी की नेम प्लेट जेब से निकालती है और कहती है, ये वर्दी किसी दबंग की जागीर नहीं, ये उन अफसरों की आखिरी सांसों का कर्ज है जो देश के लिए मिट गए। मैं ये कर्ज इंसाफ दिलाकर ही चुकाऊंगी। अदालत के भीतर सन्नाटा और बाहर तालियों की गूंज। जज फैसला सुनाते हैं, मंत्री देवकी नंदन चौबे जी और माया ठाकुर को उम्र कैद की सजा और एनजीओ को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश। साथ ही दर्जनों पीड़ित लड़कियों को सरकार की ओर से पुनर्वास और शिक्षा की पूरी व्यवस्था। मीडिया हेडलाइंस बनती हैं, एक महिला आईपीएस ने झुका दी सत्ता, शहीद सीबीआई अफसर समीरा को न्याय मिला, सरकार का चेहरा बदला एक औरत की आवाज से। केस के बाद राष्ट्रपति भवन से आर्या को बुलावा आता है गैलेंट्री मेडल के लिए। जब आर्या मंच पर जाती है तो राष्ट्रपति कहते हैं, आज वर्दी ने खुद को साबित किया है और ये सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि न्याय की उस लौ का है जो कभी बुझती नहीं। लेकिन आर्या की आंखों में चमक नहीं, नम यादें होती हैं समीरा की, उन लड़कियों की और उन सिस्कियों की जिनसे ये लड़ाई शुरू हुई थी। उसी शाम जब वो ऑफिस लौटती है तो उसकी डेस्क पर एक नई केस फाइल रखी होती है, एक और गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट। वो मुस्कुराती है, फाइल उठाती है और कहती है, जंग अभी खत्म नहीं हुई, ये तो शुरुआत थी। देश की सबसे चर्चित मानव तस्करी केस की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। मंत्री देवकी नंदन, गृह सचिव चौबे जी और एनजीओ प्रमुख माया ठाकुर उम्र कैद की सजा काट रहे थे और पीड़ित लड़कियों को अब एक नया जीवन मिल चुका था। लेकिन आईपीएस आर्या सिंह के दिल में एक खालीपन अब भी था, क्योंकि ये जंग जीतने की कीमत उसे अपनी सबसे करीबी साथी सीबीआई अफसर समीरा कुरैशी को खोकर चुकानी पड़ी थी। राष्ट्रपति सम्मान समारोह के बाद जब वह अपनी कुर्सी पर लौटी तो जैसे ही उसने वो नई केस फाइल खोली, सामने एक नया चेहरा था। एक 16 साल की लड़की नेहा, जो दिल्ली के एक पॉश स्कूल से लापता थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में केवल एक छोटी सी रिपोर्ट दर्ज थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आर्या समझ चुकी थी कि जड़ें अभी भी जिंदा हैं, शायद नई शक्लों में, नए नामों से, और इंसाफ की ये डोर कभी खत्म नहीं होती। उस रात वो अपने ऑफिस की बालकनी से शहर को देखती रही, जहां हर चमकती बत्ती के पीछे शायद कोई अंधेरा था और हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई दर्द। तभी एसीपी यादव उससे मिलने आता है और कहता है, मैडम, हमें एक और एनजीओ का लिंक मिला है, वो शायद पुराने रैकेट से जुड़ा है। और आर्या बिना देर किए जवाब देती है, चलो फिर अगला पत्ता उखाड़ते हैं। कहानी अब वहीं पहुंच चुकी थी जहां से सब शुरू हुआ था, सच्चाई की तलाश, व्यवस्था से टकराव और इंसाफ की एक और रात जिसमें फिर कुछ लोग टूटेंगे, कुछ बनेंगे और कुछ मिट जाएंगे। समीरा की तस्वीर को देख वो एक सलामी देती है और कहती है, तू नहीं है समीरा, लेकिन तेरी लड़ाई अब भी जिंदा है और जब तक एक भी लड़की डरकर घरों में छुपी है, मैं लड़ती रहूंगी, क्योंकि ये वर्दी मेरी पहचान नहीं, मेरी आवाज है। अंत में एक दृश्य आता है जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सवाल पूछते हैं, मैडम, क्या ये आपकी सबसे बड़ी जीत थी? और आर्या मुस्कुराकर कहती है, नहीं, ये तो एक अध्याय था। असली जीत तब होगी जब लड़कियों को बचाने के लिए कोई इप्स न बनना पड़े, जब सिस्टम खुद अपनी आत्मा से काम करे, और उस दिन मैं वर्दी उतारकर चैन से बैठूंगी। कैमरा जूम आउट होता है, पीछे राष्ट्रगान की धुन और स्क्रीन पर लिखा आता है, सच्चाई के लिए लड़े हुए लोग मरते नहीं, वो जिंदा रहते हैं, हर उस इंसान में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है।